हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे चतुष्फलकी क्षेत्र के अंदर डी कक्षकों का विपाटन कैसे होता है। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल फील्ड। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो हमारा ऑक्टाहेड्रल फील्ड के ऊपर था, कैसे ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर डी कक्षकों का विपाटन होता है। तो वो अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, उसको देखने का फायदा ये है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट केस होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। ठीक है, तो आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में बढ़िया रहेगा। और वहां पे मैंने सारी बातें डिटेल में करी भी है। क्लियर। अब यहां पे शुरुआत करते हैं कि कैसे डी ऑर्बिटल्स जो है वो स्प्लिट करते हैं जब उस मेटल के ऊपर 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं। तो इसको एक समझने का एक स्पेसिफिक तरीका बना हुआ है, उसकी हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे मेटल के सेंटर पे 4 लिगेंड जो है वो अप्रोच करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आपको एक बनाना होता है क्यूब। तो क्यूब बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाता हूं। ये फर्स्ट स्क्वायर मैंने बना दिया है। ठीक है, इसके साथ आपको बनाना है सेकंड स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर मैंने बना दिया है। क्लियर। अब इनके सेंटर्स को आपको, इसके कॉर्नर्स को आपको मिला देना है। क्लियर, ये कॉर्नर मिलाया मैंने, दूसरा कॉर्नर, ये थर्ड, और यहाँ पे हमने मिला दिया है फोर्थ कॉर्नर को। क्लियर, इतना मिल चुका है। अब क्या करना है आपको, इनके बिल्कुल, इस क्यूब के बिल्कुल मिड पॉइंट पे आपको दिखाना है मेटल को। ठीक है, मेटल को या तो आप डार्क बना दीजिए, अदरवाइज मैं मेटल को दिखा देता हूं कैपिटल एम से। ये हमारा मेटल रह गया। ठीक है, मेटल के ऊपर मैं 4 दिखा देता हूं। मान लीजिए मेटल के ऊपर पॉजिटिव है। क्लियर, क्योंकि हमें पता है सीएफटी जो है वो मेटल के ऊपर पॉजिटिव मानती है, पॉइंट चार्ज मानती है, लिगेंड को भी पॉइंट चार्ज मानती है। तो मेटल के ऊपर आपके पास चार्ज आपने दिखा दिया पॉजिटिव। अब होता क्या है, इसको समझने के लिए हमने एक तरीका बना रखा है कि लिगेंड जो है वो इस क्यूब के एकांतर कोनों से अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो क्यूब के पास 8 कोने, हमारे पास लिगेंड 4 है, तो हम आसानी से एकांतर क्रम में बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने पहला लिगेंड दिखा दिया है इस वाले कोने पे। ठीक है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी कोने से स्टार्ट कर सकते हैं। इस पे अगर आपने लिगेंड दिखाया तो इस वाले पे नहीं होगा, फिर इस पे वापस एक लिगेंड होगा, अब इस वाले पे नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर एक लिगेंड होगा, यहां पर लिगेंड नहीं होगा, फिर यहां पे लिगेंड होगा, और यहां वाले पे नहीं होगा। क्लियर। अब देखो आपको मिलाना है इसको, या आप ऐसा कर सकते हैं, इस वाले पे है, इस वाले पे नहीं है, फिर इस वाले पे होगा और इस वाले पे नहीं होगा। वो आप फ्री है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। क्लियर है। तो देखो अब हम मिलाते हैं इनको मेटल के साथ, जो है वो इन लिगेंडों को मिलाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पहला लिगेंड मिलाया, ये हमने दूसरा लिगेंड मिला दिया इसके साथ, ये हमने थर्ड लिगेंड मिलाया इसके साथ, और ये हमने मिलाया फोर्थ लिगेंड। ये थर्ड लिगेंड मिलाया और ये हमने मिलाया है फोर्थ लिगेंड। क्लियर है। तो देखो अभी क्या नजर आ रहा है आपको, यहां से आपके पास एक चतुष्फलक जैसी संरचना नजर आ रही है। ठीक है, देखो अगर मैं इसको बाहर निकालता हूं, जो डॉटेड लाइन से लिगेंड जोड़े हमने मेटल के साथ, इसको बाहर अगर देखें, हम समझें, तो आपको दिख रहा होगा मेटल है, इस मेटल के बाहर एक इस तरफ लाइन जा रही है। क्लियर, एक लाइन इस तरफ आ रही है, ये वाली एक लाइन थोड़ी सी यहां अंदर से, आप ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अंदर की तरफ जा रही है, और दूसरी एक लाइन जो है वो जा रही है ऊपर की तरफ, कुछ ऐसे दिख रही है। अब देखो अगर आप मेटल के साथ जुड़े हुए लिगेंडों को मिलाते हैं आपस में, मैंने इसको मिला दिया है यहां से, ठीक, इस वाले को मिला दिया है यहां से, इस वाले लिगेंड को आपस में, और यहां पे मिला दिया है इस लिगेंड के साथ। तो देखो मेटल के ऊपर एक चतुष्फलक जो है वो ड्रॉ हो गया है, हो चुका है। ठीक है, तो ये है हमारा चतुष्फलकीय अप्रोच बनाने का, समझने का कि कैसे मेटल के ऊपर 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं। अब इसको मैं बताता हूं कि एग्जैक्टली ये लिगेंड्स जो हैं वो कहां पे होते हैं, अक्षों के बीच में होते हैं या अक्षों के ऊपर होते हैं। तो एक क्यूब मैं और बनाता हूं इसके साइड में, यहाँ पे हम दूसरा क्यूब बनाते हैं छोटा सा समझने के लिए। ये हमारा क्यूब है जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये हमने दूसरा क्यूब ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, इसके कॉर्नर्स को आप मिला दीजिए, ये इसके कॉर्नर्स को हमने मिला दिया। क्लियर। अब देखो अगर इसी क्यूब का सेंटर मैं बता दूं, ये हमारे क्यूब का लगभग सेंटर है। ठीक है, इसके लिए मैं कह देता हूं एक एक्सिस तो ये वाली, एक एक्सिस मैंने बना दी ऊपर की तरफ, और एक एक्सिस बना दी मैंने पीछे की तरफ। ठीक है, जिसको मैंने छोटा बनाया क्योंकि ये वाली एक्सिस जो है वो आपसे दूर जा रही है, जो पीछे जा रही है। ठीक है, तो दूर आपसे कोई चीज जाती है तो मान लीजिए वो आपको छोटी नजर आएगी। ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसको मैं कह देता हूं ये जेड एक्सिस है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो हमारे लिगेंड आ रहे हैं, देखिए एक तरफ मैंने क्यूब की जो एक्सिस है उनको दिखाया है, एक तरफ मैंने क्यूब के कॉर्नर से जैसे लिगेंड आ रहे हैं उनको दिखाया है। तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली,
लिगेंड जो मेटल के सेंटर पे अप्रोच कर रहे हैं वो ना तो कंप्लीटली अक्षों के ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला लिगेंड कहां से आ रहा है, इस कोने से, जबकि एक्सिस जा रही है पीछे। ये वाला लिगेंड कहां आ रहा है, इस कोने से, जबकि एक्सिस जा रही है इस वाले फलक के सेंटर पे, ठीक है। तो ना तो ये लिगेंड अक्षों के ऊपर से आ रहे हैं और ना ही पूरी तरह अक्षों के बीचों बीच आ रहे हैं। इस स्थिति में क्या होता है आपको पता है, T2G कक्षक जो हमारे होते हैं वो तो होते हैं अक्षों के बीच में, और EG कक्षक होते हैं अक्षों के बिल्कुल ऊपर। तो जो मेटल के और कक्षकों के बीच में, सॉरी, लिगेंडों के और कक्षकों के बीच में जो कोण बनता है वो T2G कक्षक जो होते हैं उनके लिए तो बनता है कम। T2G कक्षक और लिगेंड के बीच में जो एंगल होता है, T2G और लिगेंड के बीच में जो एंगल होता है ये तो बनता है 35.16 डिग्री, और इसके अलावा EG और लिगेंड जो होते हैं इनके साथ बनता है 54.45 डिग्री, ये एंगल बनता है। हो सकता है पॉइंट वाली वैल्यू के अंदर थोड़ा सा आपको कम ज्यादा किसी बुक में मिल सकता है, लेकिन 35 और 54 जरूर मिलेगा। क्या कहा मैंने, T2G के साथ लिगेंड जो है इसका एंगल होता है 35 और EG के साथ होता है 54। तो बॉन्ड एंगल से आपको पता लग रहा है कि EG कक्षक जो है वो लिगेंडों से दूर है, किसकी तुलना में, T2G की तुलना में। तो लिगेंड ज्यादा प्रतिकर्षण किसको करेगा, T2G को करेगा, जबकि वहां पर क्या हो रहा था ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा प्रतिकर्षण किसको मिल रहा था, EG को। तो यहां पे जो स्प्लिटिंग होगी वो किसके अपोजिट हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल की। अब बात करते हैं स्प्लिटिंग कैसे होगी डी ऑर्बिटल्स की। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं स्प्लिटिंग डायग्राम बनाता हूं। तो स्प्लिटिंग डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें आपको नजर आने वाली हैं। स्प्लिटिंग डायग्राम के अंदर वही हमारे पास डीजनरेटेड ऑर्बिटल रहेंगे 5। तो ये हमारे डीजनरेटेड ऑर्बिटल में बनाता हूं, यहाँ पे ये 5 डी कक्षक में बना देता हूं। यहाँ पे ये फर्स्ट हमारे 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। एक क्या आप इस पे दिखा सकते हैं नाम, ये है DXY, ये DYZ, ये DXZ, ये DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये DZ स्क्वायर। क्लियर, DZ स्क्वायर। इतना होने के बाद अब आपको पता है जब ये डी ऑर्बिटल जो है इनको लिगेंड के कारण ये प्रतिकर्षण फील करते हैं। यहां पे मैं दिखा देता हूं, ये लिगेंड है, ठीक है। लिगेंड जब आएगा तो ये समभ्रंश डी कक्षक जो है ये हो जाएंगे प्रतिकर्षित। समभ्रंश डी कक्षक ये क्या होंगे, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित होंगे तो ये पहले से कहां चले जाएंगे, ऊपर की तरफ। यहां पे हमारे डी ऑर्बिटल्स पहुंच गए हैं क्योंकि इनकी ऊर्जा अब क्या हो जाएगी, ज्यादा। अगर डी कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा हो गई तो अब ये क्या कर जाएंगे, स्प्लिट करेंगे। जब स्प्लिट करेंगे तो ये 2 भागों में बटेंगे। 2 भागों में कैसे बटेंगे, देखो अब स्प्लिटिंग उल्टी हो जाएगी। अब नीचे की तरफ आपको कौन से कक्षक नजर आने वाले हैं, नीचे की तरफ आपको नजर आएंगे EG कक्षक, और ऊपर कौन से कक्षक चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे T2G कक्षक। कितने डब्बे बनाते हैं T2G में, 3 डब्बे। क्लियर। तो ये हमारे कौन से कक्षक हैं, ये हमारे हैं T2G कक्षक जो चले गए हैं ऊपर, और ये कौन से कक्षक हैं, ये है हमारे पास EG कक्षक। अब मुझे बताओ T2G कक्षक कौन कौन से होते हैं। तो T2G कक्षक होते हैं DXY, DYZ और DXZ। EG कौन से होते हैं, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। क्लियर। यहां पे हम बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, औसत ऊर्जा स्तर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये है हमारा औसत ऊर्जा स्तर। क्लियर। औसत ऊर्जा स्तर से जो EG कक्षक होते हैं इनके लिए हम लिखते हैं, ये जो एनर्जी गैप होता है ये होता है 0.6 डेल O, सॉरी डेल T, डेल O नहीं डेल T। और ये भी किसका होता है, माइनस का 0.6 डेल T। क्लियर। और जो ऊपर वाला T2G और औसत ऊर्जा स्तर के बीच का जो गैप होता है ये होता है 0.4 डेल T। T का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, वहां हम यूज करते थे डेल O, ठीक है। एक दूसरी बात जो मैंने गलती कर दी है इसको आप करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे G नहीं लगाते हैं, केवल E कक्षक लिखते हैं, और यहाँ पे भी G नहीं लगाते हैं, केवल T2 लिखते हैं, ठीक है। रियली सॉरी, इसको आप करेक्ट करेंगे T2 कक्षक और E कक्षक, ठीक है, क्योंकि हाँ इनके अंदर जो है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं आप, ऑर्बिटल्स में नहीं पाई जाती है, जिरड नहीं होते हैं, इसलिए इनके बीच में हम, इनके नीचे हम बेस में G नहीं लगाते हैं, केवल E लिखते हैं। क्लियर। तो ये हम आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो CFT डायग्राम हमने बनाया है या स्प्लिटिंग का जो डायग्राम बनाया है वो अष्टफलकीय संकुलों के बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें जो वो क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।